हेलो, आवाज़ सबको प्रॉपर जा रही है? कोई कमेंट करके बताइए। आवाज़ पिक्चर क्लियर है? हरीश जी, अतुल जी। हेलो, आवाज़ सबको प्रॉपर जा रही है? कोई कमेंट करके बताइए। आवाज़ पिक्चर क्लियर है? हरीश जी, आवाज़ सबको प्रॉपर जा रही है? बताइए। आवाज़ पिक्चर क्लियर है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। किसी कोई क्वेश्चन हो तो पुटअप करिए, बाकी लोग आ जाएं तो क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक सुमेरु क्रे। ठीक है, कल जो लोग नोट्स बनाए थे तो सुपर कंप्यूटर के जनक 3 लोग थे, 3 लोग में एक उनका नाम आ गया था, और प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम भी था क्रे 1 यस नाम था। याद रखिएगा, जब पूछेगा विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम तो क्रे 1। ठीक है, भारत का पूछेगा तो परम करिएगा, परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, यहाँ देखेंगे कौन सा जोड़ा इसमें से सुमेलित नहीं। हमेशा नहीं वाले प्रश्न बनते हैं ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कराया जा सके। तो इसका आंसर क्या आ रहा है भाई आप लोग का? सर हाँ ठीक है, उसको समझा देते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें आंसर कितने लोग का है? अच्छा, पर्सनालिटी वाला पार्ट तो अपलोड कर दिए। ठीक है, उसको भी कर देते हैं आज से। ठीक, और किसी कोई क्वेश्चन? क्लास शुरू करते हैं हम लोग। ठीक, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 1857 की क्रांति को समाप्त करेंगे, और समय मिलेगा तो प्रमुख व्यक्तित्व का भी हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, 1857 की क्रांति को आज काट के आधा कर देना है। चलिए शुरू करते हैं इसमें से। अब देखिएगा, इसमें से जोड़ा गलत है। कौन सा जोड़ा गलत है? पहला, विश्व का सुपर कंप्यूटर के, नहीं ये तो क्या पूछ रहा है, एक मिनट, कौन सा गलत है? विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक सही है। भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर नाम परम सिद्धि। विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर नाम हुकागू नहीं, पिछले साल था। इस समय क्या है? फ्रंटियर है, फ्रंटियर। ठीक है, फ्रंटियर अमेरिका का है। ये वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है 2022-23 तक, जब तक आपका एग्जाम हो जाएगा। अब नया घोषणा अक्टूबर नवंबर में होगा, तब तक जो है ये आपका एग्जाम समाप्त हो चुका रहेगा। तो फ्रंटियर याद रखिएगा। पिछली वर्ष 2021-22 में फुकागू था, जो जापान का था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा वर्तमान में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। ठीक है, चलिए दूसरे का प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर कितने लोग पहले देते हैं? जो लोग पहले आंसर देता है उसका सबसे अधिक नंबर आता है। चलिए सबसे पहले किनका नंबर देखते हैं इसमें से, और कौन सा जोड़ा गलत है? वर्तमान भारत के पर्यटन मंत्री भूपेंद्र यादव, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सूचना संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, जो लोग आज आए थे उनको बता दें कि जो क्लास आज चलता है उसका टेस्ट पेपर कल बनता है। ठीक है, ये कल क्लास चला था तो उसका टेस्ट पेपर बन रहा है, ताकि आप सबकी तैयारी भी एक साथ होती रहे। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग इसमें से क्या होगा? हाँ, आंसर सबका, आंसर सी आने लगा। सी ए, सी कैसे? सी, जितने लोग का आंसर, कुछ लोग का सी, कुछ लोग का संचार एवं सूचना अश्विनी वैष्णव, ये लोग बता रहे हैं। ठीक है, इसमें से आंसर क्या होगा?
वर्तमान पर्यटन मंत्री पूछ रहा है, तो पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी हैं, याद रखिएगा, जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी। अगर भूपेंद्र यादव का पूछता तो भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री। कल की क्लास लिया गया था, और देखिए जो भी क्लास लिया जाए ना, कोशिश करिए कि दूसरे दिन आने से पहले, टेस्ट देने से पहले आपकी तैयारी हो जाए। हमेशा एक फार्मूला याद रखिएगा, जो व्यक्ति अपने गांव का प्रधानी न निकाल पाए, वो जिले का विधायकी या सांसदी क्या निकालेगा। जो व्यक्ति इतने कम लोग की क्लास में एक घंटे की क्लास का कवर नहीं कर पा रहा है, वो लाखों की भीड़ में 1,14,000 की भीड़ में कैसे निकालेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जो भी क्लास लिया जाए दूसरे दिन आप पढ़ाइए, तो उसको जो है रेडी करके आइए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। तीसरा, कौन सा जोड़ा गलत है। वर्तमान में श्रम व वन मंत्री भूपेंद्र यादव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और वर्तमान में वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। अब बताना है आपको। ठीक है, देखते हैं कितने लोग का सही होता है। डॉक्टर प्रदीप भावना, ठीक है, उसके बाद प्रतिभा जी का आंसर आ गया, राजेश जी का आंसर आ गया, उसके बाद ब्रिजेंद्र जी का, श्रुति जी का आंसर आ गया, आकांक्षा चौरसिया का, और आंसर ए और बी आ रहा है। बी मैक्सिमम लोग का आ रहा है। जितने लोग का आंसर बी होगा, तो वो अंत बी का सही ऑप्शन क्या होगा, कोई कमेंट करके बताएगा। सही ऑप्शन नाम कमेंट करके बताइए। इस बार इंटरव्यू पार भी लिखो, 8:30 बजे सिद्ध कर देना है। इस बार इंटरव्यू पार, सबको इंटरव्यू को आपको क्लास में हिला देना, इस बार पास करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए इसमें से क्या होगा, यानी क्या नाम लिखे। ये तो गलत है, कंफर्म हो गया, ये सही नहीं है। क्या नाम लिखा जाए। राजेश, राजेश आ गया आगे, राजेश बिंदल। ठीक है, राजेश बिंदल। ठीक, ये भी नाम याद रखिएगा। कुछ भी वो पूछे एग्जाम में, एग्जाम में कुछ भी पूछे, पूरा तैयार करके जाना है। जहां से पूछना है पूछे, एकदम एग्जाम का समझ लीजिए भूजा बना देना है। ऐसा पढ़ाई करना आप लोग को। और मैं हूं, अब सेनापति जब मजबूत रहेगा ना, तो कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। देखते हैं कौन सा ऐसा एग्जाम है जिस पढ़ाई में मेरे बच्चे पास नहीं होते ठीक से। इसका देखिए कौन सा जोड़ा गलत है। कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक डॉक्टर विजय भाटकर, भारत की सबसे शक्तिशाली महिला श्रीमती निर्मला देवी सीतारमण, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अब बताइए इसमें से क्या होगा, जल्दी बताया जाए आंसर क्या होगा, बताइए ध्यान। चौथे का आंसर, चौथे का आंसर ए आने लगा, यानी प्रश्न घुमा दे तो आप लोग ए डी सी आंसर आ रहा है। चौथे का आंसर, सही आंसर क्या होगा बताइए। सही आंसर भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो डी गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत की ये तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है, ये भारत की, याद रखिएगा, ये टाइपिस्ट ने गलती कर दिया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। बल्कि इसके पहले भारत की 12वीं राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ये भारत की प्रथम अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो यहाँ क्या लिखेंगे, श्रीमती प्रतिभा देवी, प्रतिभा देवी पाटिल। आपको गिनती याद रखना होगा, याद रखिएगा। गिनती कहां से याद रखेंगे, 12, 13, 14, 15, यानी 12 के याद रखेंगे। 12 जो है क्या संख्या होगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। 13 के याद रखेंगे, अभी हाल में किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, तो आप क्या कहेंगे, बंगाल के, बताइए हाल में अभी किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई जिसने प्रेसिडेंशियल ऑफ द ईयर 2012 से 17 लिखा, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की मृत्यु हो गई। क्लियर है। उसके बाद पूछेगा 14वें क्रम के कौन थे, तो जो रामनाथ कोविंद। ठीक है, 15वें क्रम के कौन है, तो वर्तमान में। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। और इसके बाद तो प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। एक चूंकि कल का ये प्रश्न था, इसीलिए मंत्री वाला आ रहा है। चलिए बताइए इसमें से कौन सा। महिला विकास बाल मंत्री स्मृति ईरानी, उसके बाद वित्त कारपोरेट मामले के मंत्री निर्मला सीतारमण, वर्तमान में सांस्कृतिक मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और फिनलैंड के तेज सुपर कंप्यूटर लूमी। कौन सा इसमें से आंसर गलत है,
गलत कौन सा आंसर है? बी आंसर आ रहा है कई लोग का। बी आंसर नहीं होगा। डी आंसर आने लगा, डी भी नहीं होगा, सी आने लगा। और इसमें से आंसर क्या होगा? सी आंसर जो है सही है। यानी संस्कृत मंत्री कौन है? कोई कमेंट करके बताएगा? वही है जो पर्यटन मंत्री हैं। कौन? जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी। और मैं सच बता दूं, आप लोग के कमेंट में जब मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे आप कुछ लोग का कमेंट नहीं, उनका सिलेक्शन दिखाई दे रहा है। इसलिए मुझे सिलेक्शन दिखाइए अपना। सबसे मैं कह रहा हूं आंसर सही दीजिए। इसका बताइए कौन सुमेलित नहीं है? असावत बगावत हिंद, सैयद अहमद खां, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट, वी डी सावरकर, 1857, एसएन सेन, द ग्रेट रिबेलियन जो है आरसी मजुमदार। उस स्टूडेंट को सलाम करने लायक है जो कॉपी खोल के इसमें बैठा होगा और वो कॉपी में फोटो पैसा दबा के कहीं रख ले। जो है यूपीएचएससी का जब 52 नंबर का आएगा तो वो देगा। बताओ इसका क्या होगा? इसमें से छठवें का आंसर सबका सही, यानी क्या होगा? ये आंसर आपका गलत है। तो क्या होंगे? अशोक मेहता। अशोक मेहता होंगे। ठीक है। अब आते हैं सातवें पर। उपाधियों संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? महक परी बेगम हजरत महल, महल परी रानी लक्ष्मीबाई, सीमांत गांधी खान बहादुर खां, भारत के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका बताइए क्या आंसर होगा? इधर से मैं देखूं, उधर से तुम लोग कॉपी में देखो, तो देखा देखी क्या होता है मालूम है? बिना देखे बताना है आंसर। किसी को भी कॉपी में नहीं देखना है, गलत ही बताओ, लेकिन बिना देखे बताना है। देख रहा हूं मैं किस सिलेक्शन इसमें। गीता यादव इस बार इंटरव्यू पार। ठीक है, चलो भाई ठीक है। बताइए इसमें से सातवां का सी डी। ठीक है। उमाकांत जी बहुत दिन बाद आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं क्या? ताजे एकदम बिल्कुल फ्रेश क्लास में आना चाहिए। बासी खान क्लास में बहुत मजबूरी तब आना चाहिए। क्या आंसर होगा इसमें से? आंसर डी आ रहा है सबको। डी होगा क्या? भारत के अजात शत्रु डी नहीं होगा। डी आंसर नहीं होगा। जितने लोग का सी आंसर है सही है। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? इन्हीं से नाम मैच करता है। खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हों खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्हीं को ये भारत के ये प्रथम ऐसे विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ये वर्तमान में पाकिस्तान के हैं। ये सबने अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ थे। ठीक है। लाल कुर्ती के नाम से संगठन चलाते थे जब वो जेल चले गए। कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है आपको बताना है। इलाहाबाद से मौलवी अहमद उल्ला शाह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, उड़ीसा से सुरेंद्र भाई उज्जवल भाई, बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह। अब बताइए इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है और सही? धोखा हो गया क्या? धोखा हो गया भाई? अच्छा, इसमें से आंसर के बाद क्या सही होगा ये बताइए, तो एक स्टेप और आगे आप चले जाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो कोई न कोई पढ़ रहा होगा, और आपकी जब मुलाकात उस एग्जाम परीक्षा हाल में होगी वो आपको हरा देगा। इस बात को समझिए। अधिक से अधिक पढ़ाई में ध्यान करिए और छुट्टी लेने के लिए रेडी होइएगा। जैसे डेट आए एग्जाम का, जहां से भी आप चिपके हो, जो भी वर्क करते हो, अगर लाइफ में चाहते हैं प्रोफेसर बनना तो तुरंत वहीं से तबीयत खराब कर लीजिएगा, लीवर खराब करके अपना छुट्टी लेके रात दिन पढ़ाई करिएगा। ठीक है। आंसर पहला सही है, यानी ये गलत है। ये जो है फैजाबाद के थे। और कौन होंगे? लियाकत अली। कौन होंगे? लियाकत अली। ठीक है। इन्होंने जिहाद का नारा दिया था, 50,000 इनाम अंग्रेजों ने रखा था। जोड़ा गलत है। कौन सा जोड़ा गलत है? 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1829 सती प्रथा का अंत, 1881 हंटर आयोग। बताइए। साइलेंट हो गया आप लोग का एकदम कमेंट, क्यों? सर कमेंट किसी का आ रहा था? हाँ, सोचने लगे कि ध्यान में चले गए। मंत्र पढ़ रहे हो आप लोग, कमेंट किसी का नहीं आ रहा है। हाँ, क्या आंसर होगा? नौवा कौन सा जोड़ा गलत है इसमें से?
कौन सा जोड़ा गलत होगा? सी आंसर आने लगा। ठीक है, डी आंसर, सी आंसर। कौन सा आंसर होगा इसमें? सी आंसर। बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। मैं नाम से बस नाम नहीं लेना चाह रहा हूं बस। बहुत सही, बहुत सही, सी लगाइए। आंसर क्या होगा? अरे इसमें आप देखेंगे तो ये वैसे सी और डी दोनों गलत है। सती प्रथा का अंत बंगाल में 1829 में हुआ था, लेकिन 1833 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय पूरे भारत में जो है सती प्रथा को खत्म कर दिया गया। यहाँ आप देखेंगे 1881 में प्रथम नियमित जनगणना हुआ था और 1882 में हंटर आयोग आया था। इसलिए कौन सा जोड़ा गलत है? ये गलत है। जितने लोग का डी आंसर है वो बिल्कुल पढ़ाई सही ट्रैक पे चल रहे हैं, उनका ट्रेन समझ लो ठीक पटरी पे चल रहा है। और जिनका गलत आंसर आ रहा है वो पटरी से नीचे उनका ट्रेन चल रहा है। यानी हंटर आयोग कब आया था? 1882 में आया था। और 1881 में क्या हुआ था? रिपर ने प्रथम जनगणना किया था। क्या किया था? प्रथम जनगणना किया था। अब आज का आखिरी प्रश्न, फिर क्लास शुरू करने जा रहे हैं 10वां। और जल्दी बताइए कौन सा जोड़ा गलत है? 1793 अस्थाई बंदोबस्त, 1882 रैतबाड़ी बंदोबस्त, 1863 जो है प्रथम ट्रेन भारत में चला, और 1873 रेगुलेटिंग एक्ट। अब बताइए इसमें से। फिर साइलेंट हो गए सब लोग। 10 का आंसर क्या होगा? सबसे पहले डॉक्टर विजय कुमार साके का आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद भावना का कंबन का, ठीक है, आंसर आ गया। आंसर सबका लगभग लगभग क्या किसी ने कोई कमेंट किया? सर जी क्या चीज इतना तेज कमेंट आ रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। चलो फिर से कमेंट करो, कुछ कोई कुछ कर रहा था। चलो इसमें से कौन सा जोड़ा गलत होगा? तो ये जोड़ा आपका गलत होगा। भारत में पहली बार ट्रेन कब चला? तो 1853 में चला। किसके समय चला? तो डलहौजी के समय चला। कहां से कहां तक चला? तो बंबई से थाने के बीच चला। तो क्या किलोमीटर चला? तो 34 किलोमीटर चला। ठीक है, अब ये प्रश्न नहीं आता है ट्रेन वाला। अब आते हैं हम लोग आज की क्लास पे। इस पे आते हैं। ये चूंकि 001 से जो लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ पहले से भी बता दिया था, तो आपको एक साथ नोट्स में कर लूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग नोट्स बना रहे हैं। ये लॉन टेनिस के विषय में याद रखिएगा, पुरुषों का और महिलाओं का, ये 4 पुरुषों का और 4 जो है ये महिलाओं का है, और ये पुरुषों का है। तो आपको याद करना होगा, ठीक है। एग्जाम में पूछता है, ये रटने वाला है, समझ लीजिए। रट के एग्जाम में जाना है आपको। पता नहीं क्यों एग्जामिनर इन सबको बहुत पसंद करते हैं सब, ठीक है, और बताते हैं सब। हाँ क्या चीज? हाँ गायत्री जी, ये क्लास लैपटॉप में भी चलेगा, ठीक है, चल सकता है। कल पीडीएफ नहीं आया दीपा जी? पीडीएफ तो गया था, पीडीएफ गया था, कुछ लोगों ने कमेंट किया था टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, फिर उसको सही किया गया। पीडीएफ देख लीजिए, गया था, फिर दोबारा पीडीएफ दिया गया। अच्छा पीडीएफ जाता हो तो कोई कमेंट करके बताइए। कुछ भी एक्टिविटी होती है डिलीट या ऐड, कुछ भी हम लोग करते हैं तो मैसेज जाता है आपके मोबाइल पे? कोई यस नो करके बताइए। कुछ भी एक्टिविटी सॉफ्टवेयर में होता है तो मैसेज आपको दिखाई देता है डेस्कटॉप पे आपके? बताया जाए। हाँ एक क्लास उसको बुक और आथर पे लेंगे, ठीक है, एकदम बिल्कुल जरूर लेंगे उसमें, ठीक है। जाता है, ठीक है, तो आप उसको देख लिया करिए थोड़ा सा इसको। और आप लोग अपने मोबाइल पे जो है क्या करिए ना कि नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो कुछ भी जानकारी होगा तो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और कैसे याद करना है देखिएगा, ऐसे समझ लीजिए। अब क्योंकि ये क्लास में आप सब लोग समझ ही रहे होंगे, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये लॉन टेनिस याद रखिएगा, तो ये ऐसे बैडमिंटन टाइप का फील्ड होता है जिसे कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। और ये कोर्ट अलग अलग मिट्टी पे कहीं खोला जाता है, कहीं घास के मैदान में खोला जाता है, घास के मैदान में खोला जाता है, इधर केले मिट्टी पे खेला जाता है, वो अलग अलग चीज है। अब वो एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट याद रखिएगा। यहाँ कोई एक खिलाड़ी ऐसे खेलेगा, ऐसे समझिएगा, और यहाँ एक खिलाड़ी रहेगा तो उसी को एकल कहा जाता है, और 2 खिलाड़ी रहे तो युगल कहा जाता है। एग्जाम में भारतीय परीक्षा में ऐसे समझिए, आइए इसको छोड़ दिया जाए अगर, तो आप भारतीय परीक्षा में युगल तब पूछेगा जब कोई भारतीय युगल में शामिल हो, जीता हो, वरना नहीं पूछता है। इसलिए एकल याद करिए। एकल में याद करेंगे कैसे? तो ये 2 चीज पूछेगा इसमें। एक तो एक क्रम याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन।
और कौन जीता, और जीता तो किस देश का था, ये याद रखिएगा। 1 साल तक ये काम करेगा, याद रखिएगा। इसलिए इसे क्वाइन क्वेश्चन कहा जाता है। और क्वाइन क्वेश्चन लिखते ही एकदम चाट जाना चाहिए, याद कर देना चाहिए, समझ लीजिए, ठीक है। कभी कभी नहीं मैसेज आता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। इस पे वो इंजीनियर लगे रहते हैं लोग, तो वो लोग ठीक करते रहते हैं, वो बिल्कुल अपडेट रहते रहते हैं, मुझसे लगे रहते हैं लोग, पूछते रहते हैं, ठीक है। ये लर्न हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे, ऐसे याद करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, यानी AF, V करेंगे, विंबलडन ओपन WFVU, ऐसे करेगा। V विलियमटन ओपन और U, ठीक है। FVU, AFVU, ऐसे याद तो कोड याद रखिए। ये क्रम से याद होना आपको जरूरी है, ये क्रम से याद होना जरूरी है। और कल मैं टेस्ट लूंगा इसी पे, इसलिए तो याद कर लीजिएगा इसको। देखिएगा, ए स्लेबर्टी ऑस्ट्रेलिया की, ईगा स्टीवेक, इसमें 3 ही याद रखना है, क्योंकि ईगा स्टीवेक संजोग से इस चौथे वाले में भी जीती हैं, पोलैंड की हैं। और ठीक है, तो ये एक ही याद करेंगे तो काम चल जाएगा। और ए ला रायकबीना कजाकिस्तान की हैं। ये मेरा इस पे यूट्यूब पे वीडियो पड़ा होगा, और मैंने कोड बता दिया है कैसे याद करना है, देख लीजिएगा उसको, या आपके इसी वीडियो वाले फार्म में होंगे, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इधर इसको रट जाइएगा, ठीक है। और इस सीधा सीधा नाम याद रखिएगा। दूसरी बात याद करना है, किस देश का कौन सा खिलाड़ी है वो याद रखना है, और ये क्रम याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लियर हम लोग का महिला का। हाँ, इतिहास के प्रमुख कथन के किसके बारे में कहा गया है, यह नाम नहीं है। तो लेक्चर तो दिए थे, इस पे पूरा बताए थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं इसमें पूर्व सेकल में, ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए पूर्व सेकल में कैसे, इसमें भी सेम वही चीज है, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन A, फ्रेंच ओपन F, विलियमटन ओपन B, और यूएस ओपन U, ऐसे याद रखिएगा। क्रम यही याद होना चाहिए आपको। और इसमें भी देखिए कितना आसान है, आपको ये 2 नाम नहीं याद रखना है, क्योंकि जो पहला और दूसरा जीता है राफेल नडाल स्पेन का है, तो ये जो है ये आपका उसमें। उसके बाद विलियमटन ओपन नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज, ये सर्बिया के हैं, स्पेन में, ठीक है। ये याद रखिएगा। और यहाँ 2 पॉइंट इससे संबंधित अगर एग्जाम में कुछ पूछेंगे वो, तो यही पूछेंगे, ठीक है। अगर कई सालों से वो पेपर बना रहे होंगे एग्जामिनर, तो ये भी 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, एकदम टक्कर दे देंगे, समझ में आ रहा है इसको, एकदम घबराइएगा नहीं, जैसे बता रहा हूँ वही 2 चीज क्या याद करिएगा, कि विश्व के प्रथम खिलाड़ी जो 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बने, राफेल नडाल, यही राफेल नडाल, याद रखिएगा, इनके विषय में प्रश्न आ सकता है। दूसरा प्रश्न क्या देंगे कि 2022 में रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के थे, ये पूछेगा इनके देश का नाम, जो है टेनिस खिलाड़ी से संन्यास ले लिए, ये करंट में प्रश्न जाएगा। और दोनों इसको आप याद रखिएगा, इसको दोनों। हाँ, कंप्यूटर भी कराएंगे, ठीक है, कंप्यूटर भी कराइएगा, इसको नोट कर लिए होंगे। तो आइए आते हैं नेक्स्ट पे हम लोग, और आज हम लोग को रिपीट कराएंगे आप लोग को सूचनांक, ये सूचकांक, ठीक है। सूचकांक या जो जो भी क्वाइन क्वेश्चन है, जैसे पूछता है कंप्यूटर संबंधित की कौन सी इसकी इकाई है, बड़ी है, छोटी है, सबका नोट्स है। 15 मिनट जो आप लोग को पढ़ाएंगे करंट अफेयर, उसमें आएगा ये सब चीजें, ठीक है। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, और मैं ऐसे ही सभी क्लासों में याद करा देता हूँ। जब कभी भी ऊपर वाला साक्षी है कि जब मैं क्लास लेता हूँ तो मुझे बहुत घबराहट होती है, लगता है मेरा पेपर है, इसलिए मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे पढ़ाने के लिए ही बना रखा है। कितने लोग को मैंने पढ़ाया, कितने लोग सर्विस में हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे पदों पर कितने लोग सर्विस में हैं, एक छोटे वनडे से लेकर। और कई लोग का मैक्सिमम फोन आता है, मैं उनको देखा भी नहीं, बात भी नहीं होती, लेकिन फोन आता है कि सर मेरा यहाँ दिल्ली हो गया, मेरा यहाँ हो गया, आपके नोट से पढ़ते थे। तो मुझे लगता है ईश्वर ने मुझे पढ़ाने के लिए भेजा है, इसीलिए जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे दर्द महसूस होने लगता है कि लग रहा एग्जाम आप लोग को कैसे देंगे, ठीक है। ये सूचकांक देखिएगा, सूचकांक आप लोग को 12 सूचकांक याद करना है, 12 सूचकांक याद करिए। किसी को अगर काल्पनिक डर लगे, काल्पनिक डर को साइकोलॉजी में फोबिया कहा जाता है, कि कहीं हम पढ़ा रहे हैं पीछे से दीवार गिर गया तो, कहीं बोर्ड बिजली का फोकस नीचे गिर गया तो, ये फोबिया काल्पनिक डर है। अब कोई कहे कि सर 12 लिखवाए हैं, 12 के अंदर 9 आया तो इसका जवाब ये है कि किसी एक बोतल पानी लेकर किसी पेड़ के नीचे कहीं पार्क में बैठ जाओ, और मोटी मोटी किताब लेकर जितना मन करे सब खोज खोज के लिखो और याद करो, कोई इसका दवा नहीं है। चलिए इसको देखते हैं सूचकांक में। पहला सूचकांक देखना, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक 3 बार बोलो सब लोग,
मानव विकास सूचकांक में 132वां स्थान है, 132वां स्थान है। किसका स्थान है? जिसका हेडिंग है उसका स्थान है। तो हेडिंग किसका है? तो भारत का, यानी विश्व में भारत का चौथा रैंक है, चौथा सूचकांक है। यानी मानव विकास सूचकांक 2022 में पिछले वर्ष जो है भारत का स्थान कितना है? 132वां। और सतत विकास सूचकांक में देखिएगा, यहाँ पूछ सकता है मानव विकास, सतत विकास लिखा है, सतत विकास में 121वां स्थान। ग्लोबल हंगर, भूखमरी में भारत का स्थान 107वां है। ठीक है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का 131वां स्थान है। और विश्व शांति सूचकांक में 135वां स्थान है। और ग्लोबल जेंडर गैप में 135वां स्थान है भारत का। ठीक है, सब ठीक चल रहा है? कोई कमेंट करके बताओ भाई, आगे पढ़ा है कि नोट कर रहे हैं? बताया जाए। कभी कभी ऑनलाइन क्लास लेता हूं तो लगता है मुझे भी ना फोबिया हो। मुझे लगता है कि पढ़ा रहे हो, कोई देख ना रहा हो तो क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा। फिर अंदर से जवाब आता है कोई नहीं देख रहा होगा तो रिकॉर्डिंग क्लास देख लेगा। ठीक है ना? चलिए चलो आगे चलते हैं। आगे आते हैं हम लोग 7वें पे। 7वां देखिएगा, खुशहाली में भारत का इतना खुश, भारत में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है और भारत में देखिए कितनी खुशहाली है। 136वां स्थान है भारत में खुशहाली का। 193 देशों में 136वां स्थान है। और विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का 150वां स्थान है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43वां स्थान है। फिर देखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 40वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में भारत का 10वां स्थान है। और पर्यावरण प्रदर्शन, यहाँ देखिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, घुमा के पूछेगा परीक्षा में, दिमाग घूम जाएगा घुमा के पूछेगा तो। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन पूछेगा तो 10वां लगाइएगा। अब पूछ दे पर्यावरण प्रदर्शन में तो 180वां लगाइएगा। बवालिया प्रश्न है ये। भारत ने कहा ये रिपोर्ट हम नहीं मानेंगे, एकदम लास्ट में तुम कैसे भेज दिए। 180 से भारत का हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, ये आ सकता है। पर्यावरण प्रदर्शन में भारत का स्थान। अच्छा वंदना जी करिए, हम लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो बाद में देखते हैं, कोई बात नहीं, जब भी जिसके पास समय हो देख सकता है। ठीक है सर, कौन सी रिपोर्ट पाकिस्तान करता है? हाँ पाकिस्तान का कम आया था, ठीक कर रहे हैं हम। पाकिस्तान की रिपोर्ट इससे कम आई थी, आप बुक में देखेंगे उससे कम दिया हुआ है। कुछ होगा कोई स्किलिंग उधर का। ठीक है, अब हम लोग क्लास पे आते हैं, जीएस पे। मोबाइल रख देता हूँ, कमेंट वमेंट हम लोग बाद में कहूंगा तब करिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसको आज जो है 1857 की क्रांति को काट पीट के खत्म करना है। ये देखिएगा, ये हम लोग खत्म कर रहे हैं, बड़ा चैप्टर, अच्छा चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा जीके जीएस बनता है। इसमें प्रमुख कथन मैं क्लास ले चुका हूँ, भारत के गवर्नर जनरल ले चुका हूँ, और ये क्लास जो है कल शुरुआत किया था। ठीक है, इसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व क्लास आएगा, आज इसको खत्म करना हर हालत में। ठीक है, अब आते हैं हम। देखिएगा, ये 57 में विद्रोह कहाँ का हुआ था, ये विद्रोह का जगह है। ठीक है, ये कहाँ का विद्रोह हुआ था, कैसे याद होता है, याद हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, जिससे कहा जाता है कि अभी बताते हैं, इसको पहले पढ़ा है। 1857 का विद्रोह क्रांति कहाँ हुआ था, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था। लेकिन बंगाल में इतिहासकार कहते हैं कि बंगाल का विद्रोह प्रथम विद्रोह नहीं था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ किसी की अपेक्षा नहीं की जाती है, कुछ बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि वो अंग्रेजों की नौकरी करते थे, उनको नौकरी करने में दिक्कत हुआ तो फिर उन्होंने विद्रोह किया। लेकिन ये लोग जो पूरे भारत में विद्रोह करते थे, उड़ीसा बिहार जगह जगह, ये तो कोई नौकरी नहीं करते थे। तो इसलिए इतिहासकार जो है प्रथम विद्रोह वो न मान के प्रथम विद्रोह मानते हैं कि सबसे पहले मेरठ में हुआ था। लेकिन मेरठ में जब विद्रोह हुआ तो मेरठ वाले चले गए अध्यक्ष नेता खोजते खोजते दिल्ली, दूसरे दिन दिल्ली चले गए और नेता बना दिए, अध्यक्ष बना दिए दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को। ठीक है, और यहां से शुरू होता है। तो आपके एग्जाम में दो प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न क्या आएगा कि कौन सी क्रांति या विद्रोह किस स्थान पे हुआ, याद रखिएगा। उसके बाद हुआ तो वह वहां का अध्यक्ष कौन था,
वहां का दमनकर्ता कौन था, और वहां जो विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह से संबंधित कौन कौन सी मुख्य बातें थी, वो परीक्षा में पूछेगा। इसलिए पहले इसको अभी याद कर लीजिए दिमाग में, और अभी बता रहे हैं आगे कैसे। यहाँ आते हैं हम लोग, दिल्ली शुरू होता है। देखिए दिल्ली, दिल्ली में क्या है, बहादुर शाह जफर थे वहां के राजा, और इन्हीं को अध्यक्ष बना दिया जाता है। डिटेल अभी आगे पेज में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बरेली, खान बहादुर खान थे बरेली के। बरेली यहाँ ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का नक्शा है ये, शेर जैसा है। शेर वाले देश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश देश में हम लोग रहते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस है ये, सोच लीजिए। शेर का एक भाग टूट गया 2000 में, उत्तराखंड में चला गया। कानपुर में देखिएगा, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। उसके बाद में ये उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार है, तो बिहार में कुंवर सिंह, अमर सिंह, ये शाहबाद जिला, और पीर अली थे पटना जिला से। उत्तर प्रदेश इधर आएंगे नीचे तो आप देखेंगे जो है झारखंड से नीचे तो उड़ीसा है। उड़ीसा में साई भाइयों का पूछता है, सुरेंद्र भाई और उज्जवल भाई। इलाहाबाद में आएंगे, प्रयागराज में, यहाँ लियाकत अली थे। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका, मनु, छबेली, ये नाम था, ठीक है। तो आइए इन लोग के विषय में डिटेल पढ़ा जाए और इसको खत्म किया जाए, ठीक है। कोई कमेंट नहीं किए हो? वो जो आप कह रहे हैं रुमा चौधरी जी, ठीक है, वो क्या है कि सब वो सब्जेक्ट में लिखना है, आपका कहना सही है। क्योंकि ये जीएस आपके प्लेटफॉर्म उसमें दिया है जनरल स्टडी, तो जनरल स्टडी की तरह पढ़ेंगे। और वरना एक एक पे पूरा कई पेज और बिल्कुल स्टडी सही से होता है, वो तो सब्जेक्ट में आप उसको लगाइएगा। यहाँ तो ऐसे ही सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं इस पे, आते हैं। अब देखिएगा 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, क्या कारण था कि भारत में विद्रोह हुआ। और इस क्लास जब तक आप कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए सोच लो कि 2023 नहीं चल रहा है, 1857 चल रहा है। हम लोग 1857 में जी रहे हैं, मैं भी और आप लोग भी। और हम लोग के ऊपर देखो कैसे कैसे अत्याचार करते हैं। इसीलिए मैं कहता था कि इस समय जो गवर्नर जनरल थे उनको पत्ती से काटने लायक है, चाकू से नहीं काटने लायक है, तलवार से नहीं, पत्ती से काटने लायक है। देखो क्या करते थे हम लोग के ऊपर। सबसे पहले क्या कहें, डलहौजी क्या कहता है, ये टाइपिस्ट ने लॉर्ड लिखा, लॉर्ड काट दो। डलहौजी क्या कहता है, सम्राट कहें आप लाल किला छोड़ दीजिए। किसे कहता है, जो बहादुर अतिथि थे उनसे डलहौजी कहते हैं लाल किला छोड़ दीजिए। और उसके बाद डलहौजी फिर कहता है किसी का कोई संतान अगर हमारा तुम्हारा किसी का संतान नहीं होगा तो तुम लोग का क्या करेंगे, दत्तक लोगे, गोद लोगे तो मानेंगे नहीं, हड़प लेंगे तुम्हारा संपत्ति। यानी दूसरा काम क्या कहते हैं, डलहौजी हड़प नीति लाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट लाता है, बैगत की नीति लाता है। उसके बाद देखिएगा तीसरा, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, भारतीय राजाओं का इन्होंने उपाधियों का अंत लगा दिया। जैसे जानते हैं भूटान के राजा ने उपाधियों का अंत लगा दिया। क्या नाम रखा, जिग्मे खेसरे नाम लबांगुस पुंगुस वांगड़ू। जैसे नवाब मंसूर अली खां पटौदी, मतलब नाम के आगे नाम लगता था। वो कहे कि तुम इस उपाधि बंद करो, ताकि इस भारत में अगर सब सर्वोपरि कोई रहे तो हम रहें, तुम लोग का डाउन हो नाम। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, एक राज्य था जिसका नाम था अवध। अवध से जब जब ये पैसा मांगते थे, अवध के राजा वहां पैसा इसको अंग्रेजों को दे देते थे। तो इतिहासकार क्या लिखते हैं कि अवध अंग्रेजों का दुधारू गाय था। क्या था, दुधारू गाय था। यानी अंग्रेज का एक दुधारू गाय राज अवध था। अंत में अंग्रेजों ने 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया। यहाँ पीसीएस का एक प्रश्न था कि सबसे पहले अंग्रेजों ने किस राज्य को हड़पा। तो आपको बताया गया था हड़पने में एसजे सितारा, ठीक है, एसजे सितारा, जैतपुर, संभल, बघाट, तो वहां वो लगाएंगे। अगर ऑप्शन ये होगा कुशासन के आधार पे तो अवध लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा लखनऊ के राजा थे वाजिद अली शाह, इनको गद्दी से उतार कर कलकत्ता भेज दिया अंग्रेजों ने। 1829 में विलियम बेंटिंक द्वारा एक प्रथा का अंत किया गया। वो प्रथा क्या था, सती प्रथा। वो धर्म के मामले में हस्तक्षेप करते थे। उसके बाद सातवां, सती प्रथा का अंत का नियम 17 के अधीन बंद कर दिया। और विधवा पुनर्विवाह का जो है इन्होंने शुरुआत कर दिया, विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत कर दिया।
ये यहाँ कर दो, ठीक है। ये टाइपिस्ट ने गलत लिख दिया। विधवा पुनर्विवाह का जो है नियम 17 के ये क्या किया, शुरुआत कर दिया। यानी भारतीयों को लगा कि हमारे धर्म में अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, और हम लोग को मिलकर जो है एक साथ विद्रोह करना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। उसी पे चैप्टर बना जो है 1857 का विद्रोह। अब आते हैं दूसरी हेडिंग है, देखिएगा इसमें विद्रोह में और भी कुछ कारण थे, जैसे धार्मिक स्थलों की जमीन को ये हड़पना शुरू कर दिए हैं, और धार्मिक स्थलों की जमीन पर ये लोग टैक्स लगाना शुरू कर दिए हैं। 1850 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा इसको, 1850 लेक्स लॉकहीड एक्ट आ गया भारत में, और ये कहते हैं हिंदू से ईसाई बनोगे तभी पिता की संपत्ति मिलेगी। कौन सा एक्ट है, लेक्स लॉकहीड एक्ट। हिंदू से ईसाई बनोगे तभी पिता की संपत्ति मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। उसके बाद देखिएगा 1813 में चार्टर्ड एक्ट आता है, और ईसाई मशीनरियों को भारत में प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिल जाती है। जब संविधान वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे 1813 के चार्टर्ड एक्ट में क्या होता है कि 1 लाख रुपया प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर खर्च करने के लिए आता है, और ईसाइयों को भारत में रहने की अनुमति मिलती है, प्रचार प्रसार का कार्य मिलता है। और अंग्रेज क्या करते हैं, भारत में चाय और चीन देश के साथ क्या करते हैं, व्यापार को बंद कर देते हैं, चालू रख के बाकी सब बंद कर देते हैं। उसके बाद एक गवर्नर था कार्नवालिस। कार्नवालिस क्या करता है, आंग्लीकरण की नीति लाता है, ठीक है, यानी भेदभाव करता है। यहाँ देखिएगा वेतन में भेदभाव, असमानता करता है, यानी यूरोपीय सैनिकों को सैलरी अधिक देते हैं सर, और भारतीय सैनिकों को सैलरी कम देते हैं सर। सैनिक असंतोष के कारण भेदभाव भारतीय और यूरोपीय सैनिकों में दिया गया। पुरानी राइफल, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, फिर से रिपीट कर दीजिएगा। पुरानी राइफल ब्राउन ब्रेस के जगह नई राइफल न्यू इनफील्ड राइफल लाए, ठीक है, और इसकी कारतूस चर्बी लगी थी, चलाने में जो है चर्बी मुंह से काटनी पड़ती थी। इसको समझिएगा थोड़ा सा। पहले क्या था, अंग्रेज जो हथियार रखे थे तो एक हम लोग रखना, सैनिक रखते थे एक बैग जिसमें कारतूस था, एक और बैग रखते थे जिसमें पाउडर था, और बंदूक को पीछे टांगे रहते थे। जब बंदूक से गोली चलाना होता था तो पहले पाउडर भरते थे, फिर कारतूस भरते थे, और फिर चलाते थे। अंग्रेजों को लगा कि इससे लेट हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा संरचना बनाया जिसमें कारतूस भी हो और पाउडर भी हो, बस उसको दांत से खोलना पड़ता था। अब वो किसका बना हुआ था, गाय और सुअर की चर्बी का बना हुआ था, ठीक है। यही जब जानते हैं तो आगे क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं सब। अब देखिएगा विद्रोह का प्रारंभ और प्रसार कहाँ हुआ। विद्रोह का प्रारंभ और प्रसार बंगाल में होता है। बंगाल के 3 जगहों का नाम आपको याद करना है। पहला कौन, दमदम, बहरामपुर, बैरकपुर। और आपको बताए थे जो स्थान 3 होता है, एक होता है, खट से देखते हुए उसको रट जाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर को वहां से प्रश्न बनाने में आसानी होती है, ठीक है। तो बंगाल में विद्रोह कहाँ कहाँ, दमदम, बहरामपुर और बैरकपुर। बैरकपुर के विषय में ज्यादा पूछता है। क्या पूछता है बैरकपुर के विषय में, कि 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, रेजिमेंट के सिपाही, ठीक है। और सिपाही कौन होते हैं, मंगल पांडे। अब मंगल पांडे क्या करते हैं, वही जो बताया था कारतूस को लेकर, गाय चर्बी का, उसी को लेकर वो विद्रोह करते हैं। और वो क्या करते हैं, अंग्रेज होता है जिसका नाम बाघ होता है, उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने से पहले पूरे सैनिकों में विद्रोह फैलाते हैं और कहते हैं कि धर्म के लिए विजय के लिए युद्ध में उतर पड़ो। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताया जाता है बंगाल में इन 3 स्थानों पे होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब देखिएगा सबसे पहले दिल्ली में होता है, ठीक है। दिल्ली में आपके एग्जाम की करंट अफेयर जीएस की दृष्टि से इससे काम चल जाएगा। वैसे डीपली जब पढ़ाया जाएगा, आपको जो कोई सब्जेक्ट से दे रहा होगा, मिडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री, तो वो कुछ और पढ़ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ। इस चीज को मैंने पहले दिन कहा था कि जीएस में आपको लाइटली काम चल जाता है, हल्के में पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले क्या हुआ कि 10 मई 1857 को, ये डेट आपको याद करना पड़ेगा, मेरठ में क्रांति होती है। इसलिए मेरठ को क्रांति नगरी के नाम से जाना जाता है। क्रांति नगरी क्या कहलाता है, मेरठ कहलाता है। और इसीलिए आप देखिए करंट में आप देखे होंगे कि भारत में पशुओं का युद्ध स्मारक कहाँ बना, मेरठ में बना, याद रखिएगा। लेकिन युद्ध स्मारक तो दिल्ली में बना, जहाँ जो है सैनिक जो लड़ते थे, तो पहले से था, उसको मॉडिफाई किया गया, और जो यहाँ पे मेरठ में भी बनाया गया है। देखिएगा पहला क्या होता है, 10 मई को यहाँ मेरठ में होता है, और 10 मई से सैनिक क्या करते हैं, विद्रोह करने के लिए कूच पड़ते हैं, चले जाते हैं कहाँ, दिल्ली। तो 10 के बाद 11, 1 2 दिन लगता है उनको पहुंचने में,
और 12 मई 1857 को यह विद्रोही दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली में जाके अध्यक्ष बनाते हैं बहादुर शाह द्वितीय को। यह चूंकि जफर के नाम से कविता लिखते थे, इसीलिए इनको जो है जफर कहा जाता था। मैंने आपसे बताया था कि जहां विद्रोह होता है वहां अंग्रेज आएंगे और उसका दमन करेंगे, तो दमनकर्ता का भी नाम पूछता है। यहाँ देखिएगा, दिल्ली के दमनकर्ता थे हडसन। कौन थे? हडसन। यहाँ हमने नोट लिखवा दिया है कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके एग्जाम में आ सकता है, आएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है? जफर के नाम से कविता लिखा करते थे कौन? राजा बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंग्रेजों ने इनको बंदी बनाकर रखा था कहाँ? रंगून। रंगून कहाँ है? बर्मा। यानी रंगून बर्मा की आज राजधानी, आज क्या नाम पड़ गया है? म्यांमार। म्यांमार नाम पड़ गया है। और यानी बर्मा जब देश नाम था तो उसकी राजधानी रंगून थी, आज नाम क्या पड़ गया? म्यांमार, और उसकी राजधानी हो गया है नेपिडो। नेपिडो। प्रश्न आता है कि विश्व का कौन सा देश बौद्ध धर्म के सुंदर मंदिरों के लिए जाना जाता है? तो म्यांमार, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, इनकी मृत्यु हो गई वहीं रंगून में ही, जेल में हो गई, मांडले जेल में। मांडले जेल था, जेल का नाम ही नोट करिएगा। इनके विषय में कहा जाता है कि प्रथम भारत के शासक थे जो अपने देश में 2 गज जमीन में दफन होने के लिए आखिरी ख्वाहिश होते हुए मृत्यु को प्राप्त किए। और बताया जाता है कि 1861 में वही जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई, वहीं इनका मकबरा बना दिया गया और मरने से पहले दीवारों पे लिखे थे शायरी, कविताएं आज भी लिखी हुई है। इलाही बख्श का नाम याद रखिएगा। इलाही बख्श अंग्रेजों का गुप्तचर था और मिर्जा गालिब जो है आगरा में इनका जन्म हुआ था, एग्जाम में आ चुका है। और विद्रोह के समय ये दिल्ली में थे, शायरी के माध्यम से जो है विद्रोह का जो है करते थे कि मेरे सामने रक्त का एक समुंदर है, इस तरह की शायरी वो लिखा करते थे। ठीक है, तो ये पहला हो गया, देखिएगा। उसके बाद दूसरा लखनऊ में। लखनऊ में क्या होता है? लखनऊ में 30 मई 1857 को ये होता है और वहाँ की जो है रानी हजरत महल, बेगम हजरत महल, और उपाधि महल पर ही बताया गया था, दमनकर्ता कैंपवेल थे। कौन थे? कैंपवेल। और बेगम हजरत महल पलायन कर गई नेपाल, यानी बेगम हजरत महल बाद में नेपाल चली जाती हैं। इनके शौहर का नाम जो है वाजिद अली खान रहता है, जिनको अंग्रेजों ने कलकत्ता भेज देते हैं सब। और आप जूते वाली कहानी सुने होंगे, उन्हीं के विषय में कहा जाता है कि जब अंग्रेज हवा बोल दिए तो सब भाग गए और ये गद्दी पे बैठे रह गए। पूछा गया आप क्यों नहीं भागे? उन्होंने कहा कैसे भगता, जूता पहनाने वाला पहले भाग गया। इसीलिए लखनऊ को नफासत का शहर, नवाबों का शहर, नजाकत का शहर कहा जाता है। ठीक है, लखनऊ इसीलिए नवाबों का शहर है। वैसे किताबों में रामपुर को भी नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके बाद तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे झांसी। झांसी के विषय में आप जानते ही होंगे। साउंड आ रही है? क्या साउंड आ रहा है? वायर की साउंड आ रही है? अच्छा ठीक है, वायर की साउंड आ रही है। ठीक है, वायर की साउंड आ रही है क्या? ठीक है, आवाज दिक्कत हो रही है? चलिए, दिक्कत नहीं हो रहा, कोई कमेंट करिए भाई कैसे। अभी ठीक है, चलिए ठीक। अब देखिए हम लोग तीसरा देखिएगा। देखिए इसको आप लोग जानते भी होंगे, तो एक बार ध्यान से सुनेंगे तो रिवाइज हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा दिमाग में और बैठ जाएगा। लेकिन आपको लगेगा नहीं मुझे याद है, ऐसा लग रहा होगा कि मुझे याद है, नहीं है, कुछ तैयारी नहीं है, क्या एग्जाम में देंगे। और जिनको ऐसा लग रहा होगा उन्हीं की असली तैयारी है, और जिनको कुछ नहीं लग रहा होगा तो उनके लिए क्या कहें। तो लगना चाहिए, एग्जाम आए तो रात को सपना आना चाहिए कि मैं भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ, भाग रही हूँ, भाग रही हूँ, भाग ही नहीं पा रही हूँ, लिख रही हूँ, लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लिखा ही नहीं पा रहा है। ये सब सपने आए तो अच्छा संकेत है, समझ लीजिए आपका अच्छी तैयारी है। तो घबराहट हो रही है तो घबराहट अच्छी तैयारी है, घबराओ नहीं आप लोग। ठीक है, सोचिए माता पिता कितनी मुश्किल से आप लोग को पढ़ाते हैं, यहाँ तक पहुंचा दिए। अब एक परीक्षा पार करना, सीधे नौकरी पा जाना है, यानी एक इस बार इंटरव्यू पार करके सीधे सबका सपना पूरा कर देना है। घर वाले कहेंगे देखो जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर है, मोहल्ले वाले कहेंगे। तीसरा देखिएगा झांसी। झांसी के विषय में, झांसी विद्रोह होता है 5 जून 1857 को। ठीक है, और झांसी के राजा गंगाधर राव रहते हैं और पत्नी महारानी लक्ष्मीबाई, और इनकी उपाधि महल परी। महल परी बेगम हजरत महल, ये महल परी है, याद रखिएगा। और इनके दत्तक पुत्र का नाम था दामोदर राव और दमनकर्ता था हीरोज। हीरोज का नाम याद रखिएगा।
इनके विषय में 4 पॉइंट जरूर याद रखिएगा। पूछता है महारानी लक्ष्मीबाई का अन्य नाम मनु छबीली मणिकर्णिका, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मणिकर्णिका फिल्म किस एक्ट्रेस की थी, ये आपको बताना है। किसी कमेंट आया कि सर मैंने सपना देखा है कि आज मेरा सिलेक्शन हो गया यूपीएससी में। ठीक है, बहुत सही। हाँ ठीक है, बताइए मणिकर्णिका फिल्म आई थी तो उसकी एक्ट्रेस कौन थी। देखते सबसे पहले कौन आता है। जिसका सबसे पहले कमेंट आता है वो समझ लेना सबसे अधिक फिल्म देखता है, वो बहुत बड़ा पिक्चर देखने वाला है। यानी सब कंगना रानौत आ गया है। ठीक है, ठीक है, यानी दीपिका पादुकोण आ गया। नहीं, आप नहीं फिल्म देखती हैं आप, ठीक है, आप पढ़ने वाली हैं। अब देखिए इसमें से नोट में झांसी में देखिएगा क्या क्या 4 चीज आपको याद करना है। इसके बाद देखिएगा महारानी लक्ष्मीबाई का नाम मनु छबीली मणिकर्णिका। दूसरा रानी का संघर्ष, यहाँ देखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में आपको घुमा देगा एग्जामिनर। यहाँ फिर से देखिएगा रानी यानी कौन, रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष कालपी में होता है। कालपी कहाँ है, जालौन, जालौन जिला याद रखिएगा। और बाद में रानी को लगता है कि हम हार जाएंगे तो उनके सैनिक उनको सलाह देते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए बगल के शहर ग्वालियर में। तो क्या होता है, रानी भागकर चली जाती हैं कहाँ, ग्वालियर चली जाती हैं। अब देखिएगा ग्वालियर के राजा अंग्रेजों के साथ, कहा जाता है कि किस युद्ध में राजा यानी ग्वालियर के राजा अंग्रेजों के साथ थे और सैनिक रानी लक्ष्मीबाई के साथ थी, ये प्रश्न आता है। चौथा, हीरोज जिसने दमन करता था वो कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द रानी लक्ष्मीबाई थी। सोचिए उस समय आप होते हम होते तो क्या होता। भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द रानी लक्ष्मीबाई थी, ये हम लोग को झांसी के विषय में याद रखना है। उसके बाद देखिएगा कानपुर, कानपुर के विषय में क्या है कि ये जो है नाना साहब उसके होते हैं मेन हेड नेता, वो उनको 8 लाख पेंशन मिलता है अंग्रेजों की तरफ से। तो वो क्या करते हैं अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए ये सारा वर्क करते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है। क्या प्रश्न आता है देखिएगा, नेता कौन होते हैं, नाना साहब। एग्जाम में पूछा हुआ था एक बार इनका वास्तविक नाम क्या था, तो गोदू पंडित। क्या नाम था, गोदू पंडित। दूसरा, इनके तात्या टोपे थे साथ में, तो तात्या टोपे का नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। और पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े इपिको आंदोलन कहाँ, कर्नाटक। ठीक है, अब देखिएगा कारण क्या था कि नाना साहब की अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दिया था, वही जो बताया थे 8 लाख पाते थे। और कानपुर की 2 घटनाओं को याद रखना है, 2 जगह नाम याद रखना है, क्या, एक सत्ती चौरा, सत्ती चौरा, एक बीबीगढ़, बीबीगढ़। ठीक है, सत्ती चौरा में क्या होता है, सत्ती चौरा चौरी चौरा का भाई है। चौरी चौरा एक स्थान है जो गोरखपुर जनपद में पड़ता है। ठीक है, अब देखिएगा जहाँ 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया, चौरा यहाँ भी है, चौरा यहाँ भी है। तो सत्ती चौरा ये कानपुर की बात है। अंग्रेज अधिकारी सर वी व्हीलर, नाम याद रखिएगा, सर वी व्हीलर को जिंदा जला दिया गया। और बीबीगढ़ एक स्थान है, वहाँ अंग्रेज बीवियों को यानी अंग्रेज के महिलाओं को, बीवियों को कह सकते हो, और बच्चों को बंदी बना लिया गया। ठीक है, और एक ये जो सर व्यू अंग्रेज थे जिनको जिंदा जला दिया गया, उन्हीं की सास थी। ठीक है, और सास का नाम क्या था, हार्टे स्टेट, हार्टे स्टेट याद रखिएगा। हार्टे स्टेट नामक महिला ने गवाही दिया कि नाना साहब उत्तरदायी नहीं है। अंग्रेजों नाना साहब को छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ने के बाद वो भाग जाते हैं नेपाल, और जो है तात्या टोपे को अंग्रेजों ने फांसी दे देते हैं। तो नेपाल कौन कौन भागता है, लखनऊ की बेगम हजरत महल और कानपुर के नाना साहब, दोनों लोग नेपाल भाग जाते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में प्रश्न आएंगे, कठिन सरल सभी प्रश्नों को बताएंगे, क्योंकि इस क्लास में व्यक्ति भिन्नता है। सोचिए कोई साइंस वाले हैं जो उनको जीएस कुछ नहीं आता, दिक्कत होता है। संस्कृत वाले, हिंदी वाले हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं सर जीएस में कुछ नहीं आता है। इसलिए इजी वाला ही बता रहा हूँ, टफ ही बताएंगे, जैसे समय आएगा सब बताएंगे आपको। ठीक है, और आराम से सही विषय पढ़ाएंगे, जीएस में एकदम मत घबराइएगा, ठीक ना। फिर देखिए आप लोग इसमें कानपुर में 2 बात याद रखना है। 2 बात क्या याद रखना है, नाना साहब नेपाल चले जाते हैं और तात्या टोपे को अंग्रेज जो है फांसी दे देते हैं। फिर आते हैं हम लोग 5वें पर, फैजाबाद। फैजाबाद में देखिएगा वहां के नेता मौलवी अहमद उल्ला शाह होते हैं, मौलवी अहमद उल्ला शाह होते हैं। दमनकर्ता कौन होते हैं, कैंपवेल, कैंपवेल, कैंपवेल याद रखिएगा। 2 बातें फैजाबाद के विषय में याद रखिएगा। फैजाबाद में पहली बार 1857 की क्रांति में जिहाद का नारा दिया गया। ठीक है, जिहाद समझ रहे होंगे आप लोग। और गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने मौलवी अहमद उल्ला शाह को 50,000 की नगद इनाम रखा था। प्रश्न क्या पूछेगा एग्जाम में,
कि किस स्थान के लिए अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में पकड़ने के लिए उनको 50,000 रुपये रखा था, तो या किस स्थान पर जो है क्रांतिकारियों ने वहां पे जिहाद का नारा दिया, तो फैजाबाद। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, कल परसों पढ़ाए थे कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रख दिया गया। ठीक है, धर्म दमनकर्ता मतलब दमनकर्ता का क्या अर्थ हुआ? ठीक है, दमनकर्ता का मतलब हुआ कि जैसे जहां ये विद्रोह होता है तो कोई न कोई अंग्रेज अधिकारी होता है जो उस विद्रोह को वो क्या करता है, शांत कर देता है। ठीक है, अच्छा किसी कमेंट था इंग्लिश आज नहीं लिखा हुआ ना? अच्छा अच्छा, इंग्लिश नहीं लिखा आज एक्चुअली वो सेट करते हैं, वो टाइपराइटर जो होते हैं उसको सेट करते हैं। एक मिनट रुकिए, सही कहा आपने, पीडीएफ में इंग्लिश करके आपको दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी में समझ लीजिए। हाँ, अयोध्या कैंट। ठीक है, अयोध्या कैंट, इसमें इंग्लिश नहीं है। ठीक है, आज पहली बार ऐसा हुआ है जब से क्लास ले रहे हैं, इंग्लिश वाला करके पीडीएफ आपको दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग। ठीक है, अयोध्या कैंट नाम है, सही है आपकी तैयारी, ठीक चल रहा है तैयारी आप सबका। इलाहाबाद देखिएगा, इलाहाबाद के नेता कौन थे? मौलवी लियाकत अली। कौन थे? मौलवी लियाकत अली। और दमनकर्ता कौन थे? कर्नल नील, कर्नल नील। ठीक है, नोट में देखिएगा, अत्यधिक क्रूरता का परिचय दिया, कहाँ? इलाहाबाद में। ऐसे मोटे मोटे समझिएगा कि अंग्रेजों ने सबसे अधिक क्रूरता का परिचय 1857 की क्रांति में कहाँ दिया? तो इलाहाबाद में दिया। तो क्या किया? तो खुलेआम फांसी दे दिया, और जो है हिंदुओं को गाय के चमड़े के चद्दर पे, मुसलमानों को सुअर के चद्दर पे उनको यूज करने के लिए देते थे जाड़े में, गर्मियों में। ठीक है, तो सबसे अधिक क्रूरता की हद हो गई कहाँ? इलाहाबाद में। और ये प्रश्न आता है, कमेंट किसी का आ रहा है? ठीक है, हाँ, कानपुर का दमन किसने किया? आप पूछेंगे, मुझे लग रहा है आप लोग पूछेंगे, इसलिए मैंने पहले बता दिया था। कानपुर का जो विद्रोह हुआ था वो पेंशन बढ़वाने के लिए हुआ था, इसलिए कोई वहाँ एक अंग्रेज का ऐसे नाम नहीं आता है, और इसलिए वहाँ के नहीं पूछते, ये पूछता नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न अक्सर बच्चे हम क्लास लेते हैं तो पूछते हैं, ये नहीं पूछता। ठीक है, पीडीएफ, पीडीएफ तो बताया गया था ना। साउंड बहुत आ रहा है, साउंड बहुत आ रहा है। ठीक है, साउंड बहुत आ रहा है, कैसे ऐसे होगा भाई? ठीक है, सही कराते हैं इसको, देख रहे हैं इसको। ठीक है, एक्चुअली वो मोटर चल रहा होगा इसलिए, बाहर चल रहा था मोटर इसलिए। ठीक है, ठीक है, अभी इसको करवाते हैं। देखिएगा इसमें बिहार, बिहार दिखेगा, बिहार में क्या ऐसा था, विद्रोह का केंद्र क्या था? दो जगह यहाँ याद रखिएगा, विद्रोह का केंद्र शाहाबाद जिला, जगदीशपुर। ठीक है, ये, और उसके बाद जो है ये कुंवर सिंह, अमर सिंह। यहाँ देखिएगा दो प्रश्न आएगा, प्रश्न आएगा तो एक तो ये दमनकर्ता कौन होंगे, तो सर विंसेंट टेलर और आयरकुट थे। ठीक है, दो नाम याद रखिएगा। और 1857 के विद्रोह में वह नेता, प्रश्न आता है ऐसे दिखेगा, कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे, 80 साल के थे, तो अंग्रेजों के विरोध में लड़े थे, अंग्रेजों से लड़ाई किए। अंग्रेजों ने क्या किया, उनको गोली मार दिया, तभी वो झंडा नहीं छोड़े थे। अंग्रेजों ने हाथ काट दिया, तभी वो झंडा नहीं छोड़े थे। कटने के बाद झंडे के साथ उनका हाथ गिरा, और ऐसा कहा जाता है कि क्रांतिकारियों में वह नेता जो, जिसका हाथ कटा, गोली लगा, और जो है झंडे के नीचे ही शहीद हो गया, तो कुंवर सिंह। जब ये शहीद हो जाते हैं तो इनकी जगह पे इनके पुत्र आते हैं, अमर सिंह आते हैं, और यही पूछता है बिहार के विषय। ठीक है, अब देखिएगा, आइएगा सीधे, विद्रोह के असफलता के कारण क्या थे? एक तो आपके इतिहास में मोटे मोटे प्रश्न अगर आ जाए कि 1857 की क्रांति को भारत के किस आंदोलन के साथ जोड़ा जाता है, तो 1942 के। ठीक है, हाँ ठीक है, आज पढ़ा देते हैं, कल साउंड बंद कर देंगे, वो साउंड कुछ बगल में चल रहा होगा, चल रहा है इसीलिए वो आवाज आ रही है, और कल सही करा देंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो बताइएगा। नेपाल आज़ाद नहीं था, नहीं, नेपाल आज़ाद नहीं था, याद रखिएगा। और मैं इस चीज़ को स्किप कर दिया था, आपने नेपाल का नाम ले लिया, कि असफलता के कारण में नेपाल ने भी साथ नहीं दिया था, नेपाल आज़ाद नहीं था। ये प्रश्न मैं डीपली ले नहीं जाना चाह रहा था। सर मेरी 8:30 से सब्जेक्ट की क्लास रहती है, इसलिए ये क्लास, अच्छा ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ठीक है विवेक जी, ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग भी होता है, अगर कोई नहीं देख पाता तो बाद में देख सकते हैं आप लोग। अब देखिएगा, इसमें से ये विद्रोह का किस कारण से असफल रहा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं लोग। तो असफलता के कारण क्या था कि पंजाब के राजा, कश्मीर के शासक, ग्वालियर के शासक, भोपाल की बेगम, हैदराबाद की रियासत, नेपाल के शासक, इन लोगों ने क्या किया,
साथ नहीं दिया। 3 चीज बस याद रखना असफलता में। दूसरा देखिएगा, योग्य नेतृत्व का अभाव था। योग्य नेतृत्व का अभाव मतलब जॉन लॉरेंस एक अंग्रेज रहते हैं, अंग्रेज कहते हैं अगर विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम हार जाते हैं। ये स्टेटमेंट याद रखना है आपको। और तीसरा, साधन सीमित था, जन समर्थन का अभाव था और शिक्षित वर्ग समर्थन नहीं किया, खासतौर पे कलकत्ता और बंबई के लोगों ने। ठीक है, नेपाल भी इसमें साथ नहीं देता है। ठीक है, देखिए कोई पूछ रहा है भाई कोई कॉमर्स से है तो बताइए। फिर देखिएगा इसमें से नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग, एक हेडिंग और पढ़ना है। विद्रोह जब होता है तो आखिरी में हम लोग देखेंगे इसका परिणाम क्या निकलता है, निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या कारण होता है इसके निकलने में। अब इसको ध्यान समझिएगा, ये यहाँ से 2 प्रश्न बनाएंगे, इसके बाद हम लोग की क्लास ओवर हो जाएगी। ये मुझे लग रहा है 2 पेज है ये, ठीक है, और इसमें एक ही पेज में है। ठीक है, अब देखिएगा क्या क्या कारण होते हैं, विद्रोह के परिणाम क्या होता है। पहला क्या होता है कि मुगल साम्राज्य का शासन भारत में समाप्त कर दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। दूसरा, महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी सामग्री या सम्राट का स्त्रीलिंग होता है, सामग्री बनती है। महारानी की घोषणा 1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर 1858 को कैनिन द्वारा मिंटो पार्क में, याद रखिएगा मिंटो पार्क नाम बदल दिया गया, इसे मिंटो पार्क इलाहाबाद में पढ़ा गया, जिसे रानी का एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी घोषणा के बाद वायसराय कैनिन बन जाते हैं। तो आपको बताया गया था कल, यानी महारानी विक्टोरिया आती हैं और जो है ये क्या करती हैं, इसमें पील आयोग का गठन कहीं नहीं लिखा हुआ है, लग रहा है पील आयोग का छूट गया उसमें। ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया आती हैं और क्या करती हैं, ये लिख लीजिए। ठीक है, लिखिएगा, यही लिखिएगा पील आयोग की स्थापना पूछता है। पील आयोग इसका जो है वही ब्रिटेन में स्थापना 57 में हो जाता है और भारत आता है या 18 करिएगा 1858। ठीक है, तो 1858 में पील आयोग क्या करता है, अपनी रिपोर्ट देता है महारानी विक्टोरिया को। तो महारानी उसी के अनुसार अपना एक घोषणा पत्र तैयार करती हैं और कैनिन उस घोषणा पत्र को यानी महारानी के सामने ही मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 में इसको पढ़ के सुनाते हैं। क्या पढ़ के सुनाते हैं, मुख्य बातें बता रहे हैं, बाकी जो सब्जेक्ट वाले हैं वो अपना डिटेल पढ़ते हैं, आपका जीएस में इसी से काम चल जाएगा। घोषणा में क्या कहती है महारानी कि हम भारत से हड़प नीति को समाप्त करते हैं, राज्यों को हड़पेंगे नहीं। दूसरी बात क्या कहती हैं, हम भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरी बात क्या कहती हैं कि सैनिकों के अनुपात 1:5 से 1:2 कर दिया जाता है। थोड़ा यहाँ समझिएगा इसको, यानी जैसे उस समय इतिहासकारों ने बुक में अपने लिखा है कि भारतीय अगर 2,38,000 भारतीय सैनिक रहते हैं और 45,000 जो है यूरोपीय सैनिक रहते हैं, और उसमें भारतीय सैनिकों का वजन हल्का होता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। भेदभाव में जैसे सैलरी कम दी जाती है, जितने वजनी काम होते हैं जैसे तोप होता था, तोप को ढकेल के ले जाना पड़ता था, तो सभी जिम्मेदारी भारतीयों को दिया गया था। बंदूक हल्के होते थे तो बंदूक राइफल जो है यूरोपियों को दिया गया था। आम तमाम छोटी छोटी बातों को बुक में लिखा गया है। यहाँ समझिएगा ऐसे कि सैनिकों का अनुपात यानी भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:5 था और जो है इससे 1:2 कर दिया गया। तोपखाना पूरी तरह से यूरोपीय सैनिक के नियंत्रण में कर दिया गया और भारतीयों को चाहे वह किसी भी धर्म जाति का हो उनकी योग्यता के अनुसार जगह देंगे, लेकिन कब देंगे कैसे देंगे इस बात को अंग्रेज घोषणा नहीं करते हैं। और यही बात भारत के नेता पकड़ते हैं और आगे जो है कई नेताओं का जन्म होता है, इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और भारत में राष्ट्रीयता का उदय होता है, याद रखिएगा। और भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कारण प्रमुख व्यक्तित्व का आता है, इसमें बहुत नेताएं आते हैं जिसको हम लोग तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, प्रमुख व्यक्तित्व में। यानी कल की क्लास कोशिश रहेगी ये इसमें हो जाएगा और हम लोग यहाँ तक चले आएंगे। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व में हम लोग इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर किया जाए। किसी कोई क्वेश्चन हो तो बता सकता है। ठीक है, अच्छा कुछ लोग पूछते हैं सर कोई एंशियंट हिस्ट्री का है, कोई हिस्ट्री का है, कोई इसका है, तो कोई होगा तो होगा, अभी तो क्या करेंगे बताइए। वो अपना पढ़ाई कर रहा है, अपना पढ़ाई करेंगे, कई चीजें आप नहीं समझते हैं। ठीक है, कभी किसी के कहने पे कोई बुक नहीं लेना चाहिए।
कोई वो नहीं परचेज करना चाहिए, आपको जहां अच्छा लगे, वो जो बुक आपको अच्छी लगे, जहां अच्छा लगे वहां पढ़ना चाहिए, ठीक है। कोई होगा, ठीक है। पील आयोग 1857, ठीक है। मैं तो कह रहा 57, उसका स्थापना 58 में भारत में आया। 58 ही लगाइए, एग्जाम में कई क्वेश्चन दिए गए हैं 57 58, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास कुछ पूछना है किसी को, या नहीं भी हो तो लिखिए, इस बार इंटरव्यू पार लिखा जाए। जो जैसा सोचेगा जैसा लिखेगा वैसा बन जाएगा, तो लिखो सब लोग इस बार इंटरव्यू पार। नहीं, नेपाल में भी थे सब, नेपाल में भी थी सरकार, ये नाम आता है नेपाल का भी। हाँ, फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया जाएगा, ठीक है, आज लग रहा है फॉन्ट साइज कल से बड़ा कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। क्या चीज की सर्वेंट क्या लिखा गया था? हाँ, क्या चीज? अच्छा, टेस्ट कब से? टेस्ट इसी हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा। आज ठीक है, उसको उसमें कुछ चेक करना था मुझे, चेक करके स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो आज की क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल 8:30 बजे, नोटिफिकेशन जाएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो नंबर मालूम होगा आपको, उस पर आप कॉलिंग कर सकते हैं, आप मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास अच्छा लगे तो और भी आपके मित्रगण जो होंगे ग्रुप में उनको शेयर करिएगा, ठीक। कल मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।